देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्लास स्टार्ट करते हैं आज के एक बहुत अच्छे से कोट में। टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव रिजल्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मास्टर थ्री माइटी फोर्सेस। अपने लाइफ में आपको अगर सक्सीड करना है और मनचाहा रिजल्ट अचीव करना है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड थ्री थ्री थिंग्स एंड यू हैव टू मास्टर दोज थ्री थिंग्स आर डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। इन तीनों चीजों को आपको इन तीनों चीजों को आपको मास्टर करना है। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर? डिजायर टू बी समथिंग। डिजायर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। डिजायर, वन बर्निंग डिजायर, बिकॉज इफ योर डिजायर इज वेरी स्मॉल, यू कैन नॉट डू द थिंग दैट यू वांट टू डू। अगर आपका डिजायर बहुत छोटा है ना, आप दुनिया से लड़ नहीं सकते हो। आप जो करना चाहते हो उस चीज के लिए आप दुनिया से कभी नहीं लड़ोगे जब तक आपका डिजायर बड़ा नहीं है। जिस दिन आपका डिजायर बड़ा हो जाए, जिस दिन आपका डिजायर बड़ा हो जाए, जिस दिन आपका ये चाहत जो है, ये चाहत बड़ा हो जाए, ये डिजायर किसी चीज को अचीव करने का वो डिजायर बड़ा हो जाए, उस वक्त के बाद उसी उसी मोमेंट से आप लोग एक्शन पे फोकस करने लगते हैं। वैसे जितना बड़ा आपका डिजायर होगा उतना बड़ा आपका एक्शन होगा। आप दुनिया से लड़ने के लिए रेडी होगे, रेडी हो गए। अगर आपका डिजायर छोटा है ना, तो आप कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं। आपको जैसा आपका घर वाला चलाएगा आप वैसे ही चलोगे, जैसा आपको इस सोसाइटी चलाएगा आप वैसे ही चलोगे। कोई कोई मैटर ही नहीं करेगा आपका लाइफ। आपको फील ही नहीं होगा कि ये मेरा भी लाइफ है। आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे, आप जो भी कर रहे हो आप सेटिस्फाइड रहोगे उसी से। द सेकेंड थिंग इज बिलीफ सिस्टम। भैया, आधे वक्त तो मतलब प्रॉब्लम होता है कि हम खुद पे बिलीव करें या ना करें, हमसे होगा कि नहीं होगा, यही इसी पे हम फंसे हुए हैं। सबसे पहला चीज है अपने ऊपर बिलीफ रखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। ये जो बिलीफ सिस्टम है ना, इसने कितने कितनों का लाइफ चेंज किया है। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ होना चाहिए सबसे पहले तो खुद पे कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। एंड द थर्ड थिंग इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन, हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होना चाहिए खुद से। सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: डिजायर, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ अमंग ऑल ऑफ देम इज डिजायर एंड बिलीफ। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा। you should you should have a burning desire and you should have a healthy belief over yourself. healthy belief क्यों सर? अब आप सोचोगे कि मैं चांद ताड़े तोड़ के लाऊंगा, दैट इज नॉट अ हेल्दी बिलीफ, बिकॉज दैट इज नॉट feasible, that is not acceptable, that is against the law of the universe. You cannot do it. वो बोलने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है। ठीक है। सो सर, आई होप यू ऑल विल वर्क ऑन दिस थ्री थिंग्स, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सर, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आज से पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट होगा और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा। पहले मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो अलग रखेंगे हम लोग। अभी से एकदम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा और बहुत ही अपडेटेड कोर्स रहेगा। ठीक है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि जो मैं बोलूं एटलीस्ट उस चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि आप अगर फॉलो नहीं करोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सर क्या वीडियोस देखने के बाद, क्या क्लास करने के बाद कोई बुक पढ़ना जरूरी है? ठीक है, हाँ जी जरूरी है। यस, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। कौन सा बुक? सर एक बुक आता है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत नामक एक बुक आता है पॉलिटी के लिए। वो बुक पढ़ना आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, देयर इज अ फेमस कोट दैट बुक्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय टीचर एंड टीचर्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय बुक्स। कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता सर। आप बुक पढ़ोगे तो वो आपको कॉम्प्रीहेंड करेगा। ठीक है, आप लेक्चर्स देखोगे वो आपको कॉम्प्रीहेंड करेगा। ठीक है, वो आपको और समझदारी देगा। ठीक है सर, मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस चीज का उस चीज का। ठीक है, क्या इतना पढ़ना काफी है? क्या इतना ज्यादा पढ़ना सही होगा मेरे लिए? तो देखो, मैं आपको जीएस पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं। आपका क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा इस कोर्स के बाद पॉलिटी से, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। पर अगर आप जज करने बैठोगे ना, अगर आप परख करने बैठोगे कि अच्छा ये वाला चीज एक्स्ट्रा है, ये वाला चीज ज्यादा कम पढ़ा रहा है, ये बता नहीं रहा है ये चीज, वो चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंपेयर ना करें। आप
क्या कहते हैं उसको, परख ना करें, ठीक है, कि ज्यादा पढ़ा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सर लक्ष्मीकांत भी क्या अभी खोल के पढ़ ले? नहीं, लक्ष्मीकांत अभी खोल के पढ़ना नहीं है। जब मैं बोलूंगा कि लक्ष्मीकांत यहाँ पे ये वाला चैप्टर का ये वाला पेज तक आप पढ़ सकते हैं, तब आप पढ़ लेना, ठीक है। हर क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा। सर मेरे पास लक्ष्मीकांत नहीं है, ढेरों पीडीएफ्स पड़े हुए हैं नेट में, जाके थोड़ा 5 मिनट वेस्ट कीजिए वहां पे अपना, ठीक है। आई मीन इन्वेस्ट कीजिए, नॉट वेस्ट। 5 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर लक्ष्मीकांत सही बुक है क्या? नेट में तो मैंने देखा है कि लक्ष्मीकांत को बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोला जाता है। तो भाई साहब हमें पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। जिन्हें पीएचडी करना है वो जाके दूसरा बुक्स पढ़ें, वेलकम है उनका, ठीक है। परंतु जिनको एग्जाम निकालना है, दिस बुक इज इनफ, बिकॉज आई विल गिव यू द सप्लीमेंट्री नॉलेज अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। आई विल गिव यू द सप्लीमेंट्री नॉलेज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉलिटी क्लास, ओके। सर क्या स्टार्ट कर रहे हैं आप, क्या पढ़ाएंगे आप? सो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे सर आप? वी विल स्टार्ट यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है। यूनियन एंड टेरिटरीज, इसको सर इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य और राज्यों का संघ, ठीक है। राज्य और राज्यों का संघ, यहां से हम लोग पॉलिटी के क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो सर, सबसे पहले तो ये है क्या, ये टॉपिक क्या है, तो सुनना ध्यान से। हमारे देश में एक बुक फॉलो किया जाता है, हमारे देश में एक बुक फॉलो किया जाता है सर, और बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना एकदम हृदय से फॉलो किया जाता है। उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो बुक है ना, जैसे आप लोग सिंपल बुक खोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक पड़ा हुआ है, ये बुक को जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर होता है सर, कि कहाँ पे कौन सा चैप्टर है, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा समरी इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा होता है, ठीक है। तो वैसे बहुत कुछ रहता है सर एक बुक में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, इसमें भी बहुत सारा सीरियल नंबर है सर, ठीक है। सब जैसे आप चेंज करेंगे पार्ट, जैसे बुक को ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले एक आपको इंट्रोडक्शन टाइप से मिलेगा, उसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। अब क्या होता है ये प्रियम्बल, हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं सर। उसके बाद जब आप सीरियल नंबर देखेंगे, जब आप कंटेंट वाले पेज में जाएंगे ना, तो वहां पर आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खंड, कितने खंड में बांटा गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स? ये पार्ट्स कुछ नहीं है सर, ये चैप्टर्स हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, इस पूरे बुक का चैप्टर्स को हम लोग पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स को हम लोग पार्ट बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उन्हीं चैप्टर्स में से एक चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, समझ में आया? उन्हीं चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, उन्हीं चैप्टर में से एक चैप्टर है सर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये कौन से चैप्टर में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो सर पार्ट 1 में है, ठीक है। पहला चैप्टर है सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्लियर हो गया कि क्या पढ़ने वाले हम लोग, राज्य और राज्यों का संघ पढ़ने वाले हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला चीज ये किस भाग में है, ये किस भाग में है सर? तो ये पहला भाग में है, इट इज इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ सर एक चीज होता है अनुच्छेद, आर्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? देखो लॉ के लैंग्वेज में हर चीज ना एकदम लिखित होना चाहिए, हर चीज लिखित होना चाहिए, और हर चीज वेल रिटन होना चाहिए, सिर्फ लिखित नहीं, वेल रिटन होना चाहिए, अच्छे से लिखित होना चाहिए, ठीक है। और लॉ के लैंग्वेज में सर एक एक फ्रेज यूज किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करना चाहिए, वो फ्रेज है सर आर्टिकल, उसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद। सर अनुच्छेद जो है ना, ये अनुच्छेद आपको ढेरों मिलेंगे सर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, और यही अनुच्छेद हमें हमारे संविधान के बारे में नॉलेज देते हैं। हर अनुच्छेद को एक नंबर दिया गया है, एक नाम दिया गया है कि इस अनुच्छेद में क्या क्या चीजें हैं, ताकि हम लोग अच्छे से हर अनुच्छेद के बारे में समझ सके, और पूरे इंडिया के जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को समझ सके, ठीक है। तो सर अभी तक का नॉलेज में आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोग बात किसके बारे में करने वाले हैं। तो सर हम लोग बात करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, ठीक है। चलो बताओ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस भाग में है सर, जल्दी बताओ। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किस भाग में है सर? पार्ट 1,
पार्ट 1। चलो, और वो लोग जो सोच रहे हैं अरे इतना एलिमेंट्री क्यों बता रहे हैं, इतना बेसिक्स क्यों बता रहे हैं, क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी भाग 1 में है, ठीक है, पार्ट 1 में है। सर पार्ट 1 में कितने से कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल्स हैं? सर पार्ट 1 में 4 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 1 से लेके 4, आर्टिकल 1 से लेके 4, ठीक है। तो ये चीज बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जो पार्ट है, ये जो भाग है उसके बारे में। सर पढ़ने क्या वाले हैं? सर पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत है इसे पढ़ने का? तो अब देखो क्या जरूरत है पढ़ने का। आज का मैप अगर आप देखें तो आज का भारत कुछ ऐसा दिखता है, आज का भारत 2023 का भारत कुछ ऐसा दिखता है। सर कितने राज्य हैं, कोई बता पाएगा क्या? अभी कितने राज्य हैं करेंटली, कितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में? वेरी गुड, 28, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। और सर कितने यूटीज हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? सर 8 यूटीज हैं, ठीक है। जो 9 बोल रहे हैं भाई साहब, दमन एंड दीव और दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है 2019 में, ठीक है। तो करेंटली हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केंद्र शासित प्रदेश और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज्य, हम लोग सब कुछ समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज आपको ऑब्जर्व करना है, सबसे पहला चीज कि यार हमारा जो भारत अभी ऐसा दिख रहा है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, क्या हमेशा से हमारा भारत ऐसा ही था? नहीं सर, हमेशा से हमारा भारत ऐसा नहीं था। अगर आप इस मैप को देखें, ये मैप है 1947 से पहले का, 1947 के पहले का मैप है ये, ठीक है। उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था सर, उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, उस वक्त ब्रिटिश शासन था। लेकिन ब्रिटिश शासन में भी एक चीज आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बहुत केयरफुली, कि पूरे भारत में सर ब्रिटिश शासन नहीं था। 1947 से पहले भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा प्रिंसली स्टेट कहलाता था, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट मतलब माने वो स्टेट जो कि राजे रजवाड़े के द्वारा शासन किया जाता था, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था प्रिंसेस के द्वारा, किंग्स के द्वारा, ठीक है। उन स्टेट को हम लोग प्रिंसली स्टेट बोलते थे। और कुछ जगह ऐसे थे जो जहां पे ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। अगर इस मैप को अगर आप देखें तो ये जो पिंक वाले जगह दिख रहा है ना, पिंक वाला जितना भी जगह, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये सब प्रिंसली स्टेट्स हैं, सब राजे रजवाड़े के द्वारा शासन किया जा रहा है सर। बाकी जो आपको ये येलो, लाइट येलो कलर का जो भी दिख रहा है ना जगह, ये आपको ब्रिटिश प्रोविंसेस है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा राज किया जा रहा है वहां पे। इज इट क्लियर? मतलब सर पार्टीशन से पहले, भारत के आजादी से पहले, पूरा भारत जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा जो था वो प्रिंसली स्टेट के द्वारा शासन किया जा रहा था, और दूसरा हिस्सा सर ब्रिटिशर्स के द्वारा शासन किया जा रहा था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सर, जब भारत आजाद हुआ तब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्हें ये जरूरत समझ में आया कि भारत को सबसे पहले तो एक करना पड़ेगा। ये जो राजे रजवाड़े हैं, ये मतलब क्या, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अंदर से खोखला कर रहे हैं भारत को। तो भारत को तो एकजुट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो भारत में एकजुटता लाना पड़ेगा। हुआ क्या सर कि 1947 में जैसे ही पार्टीशन हुआ, आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन, भारत का विभाजन होता है सर, इधर आपका वेस्ट पाकिस्तान बनता है, इधर ईस्ट पाकिस्तान बनता है। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का देश का बांग्लादेश है, ठीक है सर। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को गठन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का, ये पूरा हिस्सा भारत को दिया जाता है, ठीक है सर। इसमें भी आपको कुछ कुछ जगह ऐसा दिखेंगे जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं बना है। कौन कौन सा हिस्सा है सर, कौन कौन सा जगह है सर? हैदराबाद। 1947 में, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त भी हैदराबाद के जो निजाम थे ना, वो रेडी नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत के अंतर्गत आना। सर जूनागढ़, जूनागढ़, दमन एंड दीव, गोवा, सिक्किम, ठीक है, ये कश्मीर, ये सब जगह एक साथ नहीं आ रहा था सर। ये लोग सब बोल रहा था, बहुत बहुत ही लोग दिमाग लगा रहा था, बोला था नहीं हम लोग नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब सर देखो, राज्य और राज्यों का संघ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आप लोग ये चीज देखते हैं कि अच्छा ये मेरा राज्य झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये हिमाचल, ये मध्य प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, जो भी है, आज आप लोग इस चीज को देखते हैं। लेकिन सर आज से कई सालों पहले अगर आप भारत को देखते तो भारत ऐसा नहीं था। तो सर भारत ऐसा बना कैसे, भारत ऐसा बना कैसे, इस चीज को हम लोग को देखना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट सर, राज्य का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, ये देखना है हमें। सर हमारा संविधान
हमारा संविधान क्या कहता है हमारे राज्यों के बारे में, हमारे यूटीज के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ये चीज देखना है हमें, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करना है। मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि यहां से भारत भारत प्री पार्टीशन से पार्टीशन के बाद अभी तक कैसे पहुंचा, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा इस चैप्टर में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। इज इट क्लियर? क्या पढ़ने वाले हैं? इज इट क्लियर? अभी तक क्लियर हो गया? नाउ सर आप इतना ज्यादा बैकग्राउंड क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं बता रहा हूं चीजें पढ़ने में टाइम जरूर लगेंगी, लेकिन एक बार जब छप जाएगा ना वो छपा ही रह जाएगा, इतना गारंटी मैं लेता हूं। पर चीजें पढ़ने में टाइम जरूर लगेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 30 दिन में पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, ये चैलेंज नहीं कर सकता। पर जितना भी पढ़ाऊंगा, अगर आपने उसको ढंग से सुना है पूरे क्लास को, पूरे क्लास के अगर आपने रनिंग नोट्स बना है, रिवीजन किया है, सही टाइम पे बुक्स पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूँ आपका अच्छा एग्जाम का क्वेश्चंस बन जाएगा। इवेंट्स की मेंस का आंसर आप लिख पाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, ठीक है। बट द थिंग इज दैट यू शुड लिसन द होल क्लास वेरी सिंसियरली, बहुत ज्यादा, एक वर्ड भी मिस नहीं होना चाहिए आपका। चलो बढ़ते हैं सर। तो सर जैसा कि मैंने आपको बताया, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी ये भाग 1 में है, पार्ट 1 में है, और इसमें अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। चलो अब अध्ययन करते हैं, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट आर्टिकल, हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1, ना व्हाट इज आर्टिकल 1, कहता क्या है? आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और क्षेत्र। आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है सर? जो नेम है और जो टेरिटरी है यूनियन का, उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट सर अनुच्छेद 1 का और अच्छा से बताइए, तो सुनना ध्यान से। आर्टिकल 1 में ये चीज लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मैं बार बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। और हिंदी इंग्लिश वाले भैया हिंदी भी डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी भी डाल दिया है। सर अनुच्छेद 1 क्या बोलता है? अनुच्छेद आर्टिकल आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। सर बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। नाउ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि भारत का यहाँ पे 2 नाम लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है इंडिया और एक लिखा हुआ है भारत। क्या किसी ने ये चीज को ऑब्जर्व किया? दो दो चीजें लिखी हुई हैं। तो जीवन में कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या भारत का नाम, क्या इंडिया का नाम एक से ज्यादा लिखा हुआ है हमारे संविधान में? कभी एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया का जो नाम है वो एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा तरीके से लिखा हुआ है क्या हमारे संविधान में? हाँ सर लिखा हुआ है। ये बात क्लियर हो गया कि सर भारत, अब क्यों भारत लिखा गया वो बाद की बात है, ठीक है। पर सर इंडिया को 2 नाम से डिफाइन किया गया है, एक लिखा गया इंडिया जो कि मॉडर्न नाम है इंडिया का, और एक एक बोला गया भारत जो कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, भारत, ठीक है। नाउ सर किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इंडिया को भारत किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, या फिर और स्पेसिफिकली याद रखना अनुच्छेद 1 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1, ठीक है। नेक्स्ट सर क्या जरूरत पड़ा इंडिया को भारत लिखने का, और भारत ही क्यों नहीं लिख दिया, इंडिया क्यों लिखा? मतलब 2 वर्ड्स लिखने का जरूरत क्या पड़ा? तो सुनना ध्यान से। जब हमारे संविधान के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चर्चा किया जा रहा था, तो उस चर्चा में बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा था कि भारत का नाम भारत लिखा जाना चाहिए कि इंडिया लिखा जाना चाहिए। कुछ फाउंडिंग फादर्स ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे थे कि इंडिया जो है ये मॉडर्न नाम है और ये फिरंगियों के द्वारा रखा गया है, ये फॉरेनर्स के द्वारा रखा गया है, ठीक है, इसको हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरे लोग क्या बोले थे, नहीं नहीं भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आजकल बोलचाल में नहीं है। अगर हम लोग भारत का नाम रखेंगे तो वो कोई समझेगा ही नहीं कि ये इंडिया का बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिबेट हो रहा था सर इंडिया और भारत को लेकर, इसीलिए फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और भारत ये दोनों वर्ड्स को लिखा जाएगा अनुच्छेद 1 में, ये दोनों वर्ड्स को लिखा जाएगा आर्टिकल 1 में। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो उस डिबेट को ओवरकम करने के लिए, उस लूप को ओवरकम करने के लिए इंडिया और भारत दोनों वर्ड्स का नाम लिखा गया सर, दोनों वर्ड्स को लिखा गया अनुच्छेद 1 में। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट
तो सर एक और चीज लिखा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कोई बता सकता है यूनियन का हिंदी क्या होता है? यूनियन का हिंदी क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? संघ। वेरी गुड। कोई मुझे बता सकता है फेडरेशन का हिंदी क्या होता है? फेडरेशन का हिंदी क्या होता है? फेडरेशन का हिंदी क्या होता है? या फिर फेडरल, जो भी बोलो। सर इसका भी हिंदी होता है संघ, इसका भी हिंदी होता है संघ, ठीक है। यूनियन का भी हिंदी होता है संघ और फेडरेशन का भी हिंदी होता है संघ, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम आता है हिंदी मीडियम्स वालों को। सर अगर आप हिंदी में देखो ना, तो यहां पे क्या लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। लेकिन सर यूनियन का मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अभी संघ को भूल जाओ, क्योंकि संघ जो है ना, ये यहाँ पे सही मायने नहीं है भारत का, ठीक है। यूनियन का मतलब अलग होता है सर, फेडरेशन का मतलब अलग होता है, लेकिन दोनों का हिंदी संघ ही है। ये प्रॉब्लम होता है हिंदी वालों को। तो मैं दोनों का मतलब समझाऊंगा कि यूनियन का मतलब क्या होता है और फेडरेशन का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर यूनियन और फेडरेशन, चलो अच्छा कोई मुझे बताएगा कि यूएसए एक यूनियन है कि फेडरेशन है? कोई अगर पढ़ के आया है या फिर अभी तक आप लोगों ने कभी पढ़ा है तो गलत सही बाहर में जाए, ठीक है। यूएसए एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरेशन है या फिर यूनियन है? यूएसए क्या है? तो सर यूएसए एक फेडरेशन है। और भारत क्या है, यूनियन है कि फेडरेशन है अभी तक का नॉलेज में? सर अभी तक के नॉलेज में यूनियन है। क्लियर? सर कहाँ पे पता चला, कहाँ पे पता चला? यहाँ पे पता चला, यहाँ पे पता चला, ठीक है। तो जीवन में याद रखेंगे, जीवन में ये चीज याद रखेंगे कि इंडिया क्या है सर, फेडरेशन नहीं है। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया यूनियन है। ये याद रखेंगे। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन, ये चीज समझना है आपने। सुनना ध्यान से। क्या बना रहे हैं आप? कुछ नहीं बना रहा हूं, देखो क्या बना रहा हूं। चलो सर, ये बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा है क्या आप लोगों को? ये जो बड़ा बॉक्स दिख रहा है, ये बड़ा बॉक्स दिख रहा है क्या सभी को? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो बड़ा बॉक्स है, ये जो बड़ा बॉक्स है, ये बना कैसे? ये बना कैसे? ये बना कैसे? ये मुझे जानना है। ये फॉर्म कैसे हुआ? ये बना कैसे? ये जो छोटे छोटे यूनिट्स दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, क्या ये छोटे छोटे बॉक्सेस मिलकर मिलकर बड़ा बॉक्स बना रहे हैं? मिलकर बड़ा बॉक्स बना रहे हैं? या फिर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये या फिर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है? बड़ा बॉक्स जो है, ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। बताना क्या दिख रहा है आपको इस फोटो से? आप जो भी मैंने ये डायग्राम बनाया, ये डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कि ये बड़ा वाला बॉक्स छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ा गया है, या फिर छोटे छोटे बॉक्सेस, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहा है ना आपको, ये छोटे छोटे बॉक्सेस मिलके ये बड़ा बॉक्स बना रहा है? क्या क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? तो सर प्रॉब्लम है, ऐसे सामने से तो देख के नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे सामने से तो नहीं देख के समझ में आ रहा है। जो भी बोल दे रहे हैं आप लोग, छोटा बॉक्स से बनाया गया या फिर कुछ भी, कैसे आप लोग वो चीज डिपिक्ट कर सकते हैं? वो डिपिक्शन नहीं हो सकता। परंतु ये चीज तो क्लियर है सर कि यहाँ पे वो दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। या तो ये छोटा छोटा बॉक्सेस मिलके ये बड़ा बॉक्स बनाया होगा, या तो ये बड़े बॉक्स को छोटे छोटे बॉक्सेस में तोड़ा गया होगा। ये दोनों को हो सकता है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। सर यूएसए का बात करता हूं मैं पहले, यूएसए का बात करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनाइटेड? यूनाइटेड मतलब सबको एक जगह ले आओ और इकट्ठा करो, यूनाइट करो। यूनाइटेड का मतलब समझ में आता है?
सबको एक जगह लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का मैं मॉनिटर हूँ, और जितने भी टीचर्स हैं वो बोल रहे हैं नहीं हमें पिकनिक नहीं लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, सभी बच्चों को यूनाइट किया और इकट्ठा किया और बोला कि टीचर्स हमें पिकनिक लेके जाओ, टीचर्स हमें पिकनिक लेके जाओ। तो ये क्या होगा सर, ये यूनाइट हो रहे हैं हम लोग एक दूसरे के साथ, ताकि हमारे आवाज को दबाया ना जा सके, ताकि हमारा मन है सर पिकनिक जाने का, हमारा उस मन को दबाया ना जा सके। तो यूएसए भी ऐसे ही बना सर। यूएसए का जो राज्य देखते हैं आप, यूएसए जो कंट्री देखते हैं आप, ये एक कंट्री पहले था नहीं। यूएसए एक कंट्री था नहीं। यूएसए क्या था सर, यूएसए छोटे छोटे स्टेट्स था, छोटा छोटा राज्य था। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फ्लोरिडा पढ़ा है, नेवाडा पढ़ा है, वॉशिंगटन डीसी, ये छोटे छोटे राज्य थे, ये छोटे छोटे स्टेट्स थे, ये छोटे छोटे अलग अलग देश थे। मतलब अपने में एक देश हुआ करता था ये लोग, अपने में ये छोटा छोटा देश हुआ करता था। ये लोग एक बार मीटिंग बैठ के क्या डिसाइड किया कि देखो ये जो छोटे छोटे देश है ना, ये सब हम लोग सब मिल के इकट्ठा होके एक बड़ा देश बनाते हैं, एक बड़ा देश बनाते हैं। सर इसका फायदा क्या होगा, तो देखो छोटे इंसान को हमेशा सब कुछ चल देता है, जो छोटा होता है ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता आज के मार्केट में। जब आप बड़ा देश बन जाओगे ना, जब आप यूनाइटेड रहोगे, जब आपके पास यूनिटी रहेगा, तब आपको कोई कुचल नहीं सकता, तब आपके ऊपर कोई भी गलत चीज का प्रभाव नहीं होगा सर, ठीक है। तो उस हेजेमनी को ओवरकम करने के लिए छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिले, और उसके बाद फॉर्मेशन होता है यूएसए का। मतलब सर यूएसए, अगर मान लेते हैं यूएसए ये कंट्री का, ये जो डायग्राम है, अगर ये यूएसए का बात कर रहे हैं इस डायग्राम में, तो सर ये छोटे छोटे बॉक्स मिलके क्या बना रहे हैं, इस बड़ा बॉक्स को। इज इट क्लियर? समझ में आया यूएसए कैसे बना, कैसे बना यूएसए, ये समझ में आया सभी को? सर छोटे छोटे हिस्से मिलके यूनाइट हो गए और एक बड़ा सा देश बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर, जब ये बड़ा देश बन गया, जब ये बड़ा देश बन गया, इसका मतलब क्या, ये देश कभी भी टूट सकता है क्या? नो सर, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ये टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता यूएसए को। एक बार बन गया मतलब बन गया, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरा चीज सर, ये जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स हैं, जिन यूनिट्स से ये देश बना है, क्या वो यूनिट्स टूट सकता है? क्या वो यूनिट्स को तोड़ा जा सकता है? नहीं सर, उन यूनिट्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। मतलब यूनिट्स आर ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल, तोड़ा नहीं जा सकता सर। यूनिट्स आर ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल। मतलब मतलब यूएसए का अगर आप फॉर्मेशन देखें तो यूएसए कैसा बना सर, बहुत सारा स्टेट्स कमिंग टुगेदर, साथ में आया, बहुत सारा स्टेट्स साथ में आया, साथ में आने के बाद, साथ में आने के बाद क्या बनाता है सर, यूएसए बनाता है। और यूएसए जब बनता है ना सर, उस वक्त यूएसए का एक एक नेचर होता है कि बड़ा वाला राज्य, आई मीन जो पूरा देश, वो भी टूट तोड़ा ना जा सकता है, और जो छोटा छोटा राज्य जिनसे वो पूरा बड़ा वाला देश बना, वो भी तोड़ा ना जाता है, ठीक है। मतलब ना बड़ा वाला यूनिट टूट सकता है, ना छोटा छोटा वाला यूनिट टूट सकता है। ऐसे कमिंग टुगेदर वाले नेचर को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। ऐसे कमिंग टुगेदर वाले हम लोग नेचर को बोलते हैं फेडरेशन, फेडरेशन, ठीक है। सर कभी आपने ऐसा न्यूज में सुना है कि फ्लोरिडा राज्य को तोड़ के अलग राज्य में बना दिया गया, दो अलग राज्य बना दिया गया? कभी सुना आपने न्यूज में? या फिर वॉशिंगटन डीसी को तोड़ के रेफ्रिजरेटर डीसी बना दिया गया? कभी सुना आपने ऐसा? कभी न्यूज में सुना है? इतना करंट अफेयर पढ़ते हैं आप लोग, सर कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? बिकॉज बिकॉज सर यूएसए जो है वो एक फेडरेशन है, और इनफैक्ट इट इज अ ट्रू फेडरेशन। वो एकदम सच्चा फेडरेशन है सर, इट इज अ ट्रू फेडरेशन। व्हाई इट इज नोन एज ट्रू फेडरेशन? बिकॉज जो बड़ा वाला यूनिट है वो भी तोड़ा नहीं जा सकता, और जो छोटा वाला यूनिट है वो भी तोड़ा नहीं जा सकता। दोनों में से कोई यूनिट तोड़ा नहीं सकता। तो छोटा वाला यूनिट मतलब क्या, जो राज्य है यूएसए के। सर फ्लोरिडा एक राज्य है ना, लेट इट बी सर। वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटल है, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी एक राज्य है सर। सर वॉशिंगटन डीसी को कभी तोड़ते हुए देखा है? कोई भी राज्य मुझे बता दो, एक करंट अफेयर मुझे बता दो जहां पे आपने सुना है कि यूएसए के राज्य को तोड़ा गया है। कभी नहीं सुना होगा सर आपने, कभी नहीं सुना होगा। बिकॉज जो फेडरेशन होता है ना, फेडरेशन का मेन डेफिनेशन ही यही होता है कि बहुत सारे राज्य एक साथ आते हैं और साथ में कमिटमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि जो बड़ा वाला यूनिट है वो भी नहीं टूट सकता, और वो जो छोटा छोटा यूनिट है ना जिनसे वो बड़ा यूनिट बना है वो भी नहीं टूट सकता।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फेडरेशन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन, देखो और अच्छा से समझ में आएगा आपको। नाउ मैं दिखाता हूँ भारत कैसे बना। भारत कैसे बना सर, ये है हमारा भारत। भारत यही है। भारत एक बड़ा सा डब्बा है। भारत में कोई भी छोटा छोटा यूनिट्स, भारत छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि भारत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर भारत बना है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यूएसए कैसे बना और भारत कैसे बना। भारत एक बड़ा डिब्बा ही है सर, एक ही बार भारत बना है, पूरा बड़ा डिब्बा ही है भारत। और यूएसए कैसा था, यूएसए में सर छोटे छोटे डब्बे थे, छोटे छोटे डब्बे को मिलकर पूरा यूएसए बनाया गया, ठीक है। लेकिन भारत एक बड़ा डब्बा ही है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स कुछ नहीं है सर, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स नहीं है, कोई भी छोटा छोटा यूनिट्स लेके मिलके भारत को नहीं बना रहा है। भारत एक बड़ा यूनिट था, परंतु उस बड़े यूनिट को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है सर, ये जो भारत है ना, इन बड़े बड़े यूनिट्स को, ये पूरे भारत को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया है, ताकि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजिली हो सके, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो इजिली वर्क कर सके, भारत में जो कार्य कार्यपालिका है, जो काम जो चलता है सर भारत में, वो इजिली वर्क हो सके। मतलब सर ये पूरा यूनिट, ये जो पूरा यूनिट है क्या है, यही हमारा भारत है। और ये जो छोटे छोटे यूनिट्स को तोड़ा गया है भारत से, आई मीन तोड़ा नहीं गया है, उनको कार्व आउट किया गया है। कार्व आउट का मतलब होता है छोटे छोटे यूनिट्स को पावर दे दिया गया है। ये छोटे छोटे यूनिट्स क्या है सर, भारत के राज्य हैं, भारत के राज्य हैं, भारत के स्टेट्स हैं, भारत के स्टेट्स हैं, ठीक है। इन स्टेट्स को पूरे बड़े वाले डिब्बे में से छोटे छोटे डिब्बे को तोड़ा गया है, कार्व आउट किया गया है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैली हैं, वो पूरे भारत में इजिली वर्क कर सके। हर स्टेट का, हर क्षेत्र का, हर कस्बे का डेवलपमेंट हो सके भारत में, इसीलिए भारत को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। नाउ क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है यूएसए और भारत में? क्या भारत में, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या भारत में छोटे छोटे यूनिट्स आके बड़ा यूनिट बना रहा है? बताना मुझे, क्या भारत में छोटे छोटे यूनिट्स आके बड़ा यूनिट बना रहा है? नहीं सर, छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बड़ा यूनिट नहीं बना रहा है। भारत में क्या हो रहा है सर, एक बड़ा यूनिट ही है, एक बड़ा यूनिट ही है, ये यूनिट टूट कर, ये यूनिट टूटता है, ये यूनिट को तोड़ा जाता है, ताकि छोटे छोटे यूनिट्स को बनाया जाए। और ये जो यूनिट है सर, ये जो यूनिट है, ये यूनिट इसलिए बनाया जा रहा है, छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ना भी गलत वर्ड में यूज कर रहा हूँ, तोड़ना नहीं, उसको छोटे छोटे बाउंड्रीज में डिसाइड किया जाता है, छोटे छोटे बाउंड्रीज बनाया जाता है, इसलिए बाउंड्रीज बनाया जाता है ताकि उन बाउंड्रीज को राज्य का दर्जा दे सके या फिर यूटी का दर्जा दे सके, और वहां पे डेवलपमेंट अच्छा से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छा से हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यूएसए को देखें तो बार बार मैं वही चीज समझा रहा हूँ, यूएसए में क्या हुआ कि यूएसए में बहुत लोग, बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत सारे कंट्री आके एक दूसरे के साथ मिलता है और एक बहुत स्ट्रांग यूनियन बनाता है, बहुत एक स्ट्रांग सेंट्रल पावर बनाता है, एक बहुत स्ट्रांग देश बनाता है। और जो बड़ा यूनिट बनता है सर, वो भी तोड़ा नहीं जा सकता, और जो छोटा यूनिट जिससे वो देश बन रहा है, जिससे वो देश पूरा गठन हो रहा है, वो छोटा यूनिट भी नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन भारत में देखना, भारत क्या, अच्छा एक बात बताओ, क्या भारत, पूरा भारत क्या तोड़ा जा सकता है? कल मन हुआ कि भारत को बीच से तोड़ दिया गया, मध्य प्रदेश अलग कर दिया गया, ऊपर का देश भारत और नीचे का देश कुछ और, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर नीचे का देश कुछ और, ऊपर का देश भारत, ऐसा हो सकता है क्या? क्या इंडिया को तोड़ा जा सकता है कभी? कॉमन सेंस में पूछ रहा हूँ सर, नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब भारत जो है सर, जो बिग यूनिट है, जो बड़ा यूनिट है, जो बड़ा यूनिट है, वो भी इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो भी इनडिस्ट्रक्टेबल है, वो तोड़ा नहीं जा सकता, कभी नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन सर ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, इनको तोड़ा जा सकता है? ये जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, इनको तोड़ा जा सकता है? हाँ सर, तोड़ा जा सकता है। स्मॉलर यूनिट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप कि यूनिट्स को, स्मॉलर यूनिट्स को तोड़ा जा सकता है? अब सोचो, स्टेट है सर, स्टेट मतलब राज्य। छोटे यूनिट्स क्या है? छोटे यूनिट्स का मतलब क्या बोला मैंने? राज्य बोला। अगर आपको कभी भी थोड़ा इंफॉर्मेशन है तो सर, झारखंड और बिहार को तोड़ा गया था 15 नवंबर 2000 को तोड़ा गया था, ठीक है सर। बॉम्बे जो था, बॉम्बे, बॉम्बे को 1960 में तोड़ा गया और गुजरात और महाराष्ट्र बना। सर आपका ये जो पंजाब दिख रहा है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इनको तोड़ा गया, ठीक है, इसको तोड़ा गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तोड़ा गया।
मतलब सर क्या भारत के राज्यों को तोड़ा जा सकता है? क्या भारत के राज्यों को तोड़ा जा सकता है? हाँ सर, तोड़ा जा सकता है। अब एक बात बताओ, भारत का नेचर कैसा हो गया? भारत का जो नेचर है वो कैसा हो गया कि बड़ा वाला यूनिट, मतलब कंट्री, जो बड़ा वाला यूनिट है या फिर कंट्री बोलो, ये जो बिग यूनिट है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है, ये जो पूरा हमारा देश है, ये तोड़ा नहीं जा सकता। ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। परंतु ये जो छोटे वाले यूनिट्स हैं, ये डिस्ट्रक्टेबल है। क्या यूएसए में भी ऐसा ही था क्या? क्या यूएसए में भी ऐसा ही था क्या? बताना जरा। सर यूएसए में ऐसा नहीं था। यूएसए में कैसा था? यूएसए में कैसा था? बड़ा वाला हिस्सा भी तोड़ा नहीं सकता और छोटे छोटे वाले जो हिस्से हैं वो भी तोड़े नहीं जा सकते हैं। अब एक बात बताओ, यूएसए का नेचर अलग है और इंडिया का नेचर अलग है। क्या इंडिया को भी फेडरेशन कहना चाहिए हमें? क्या इंडिया को भी फेडरेशन कहना चाहिए या फिर कुछ दूसरा नाम देना चाहिए? सर इंडिया को फेडरेशन कभी नहीं कहा जा सकता। एक ट्रू फेडरेशन कभी नहीं कहा जा सकता सर। इसीलिए इंडिया को हम लोग यूनियन कहते हैं। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। एग्जाम में कभी पूछे एग्जाम में कभी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? द मीनिंग ऑफ यूनियन इज दैट द बिग यूनिट इज इज इनडिस्ट्रक्टेबल। द बिग यूनिट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। बड़ा यूनिट को तोड़ा नहीं जा सकता। एंड द स्मॉलर यूनिट्स आर डिस्ट्रक्टेबल। छोटे छोटे वाले जो यूनिट्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है। इसके बाद सर, जो फेडरेशन का डेफिनेशन था, फेडरेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे यूनिट्स आके साथ में ये साइन करते हैं, बॉन्ड साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं। परंतु यूनियन में कोई भी एग्रीमेंट साथ नहीं साइन नहीं किया जाता। ठीक है। अब एक बात बताओ, बिहार का गवर्नमेंट या फिर झारखंड गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट या फिर कोई भी दूसरा गवर्नमेंट, क्या उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साइन किया हुआ है क्या कि एग्रीमेंट कि नहीं तुम मेरे ही साथ रहोगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी साइन करवाया क्या? कभी ऐसा नहीं होता। परंतु यूएसए जब बना है सर, वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट साइन होता है सर। ठीक है, एग्रीमेंट साइन होता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड अ यूनियन। आई होप मैंने समझा पाया। मैं समझा पाया इस चीज को। क्या सभी को समझ में आया व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन? ठीक है, समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस। अब एक बात बताओ, दोनों को हिंदी में संघ ही बोलते हैं। दोनों को हिंदी में संघ ही बोलते हैं। अब एक बात बताना, संघ संघ जो है, संघ संघ वर्ड मतलब हिंदी में आप पढ़ते रहते हैं, क्या इसी वर्ड को पढ़ने से फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में पढ़नी चाहिए, कुछ कुछ चीजें हिंदी में पढ़नी चाहिए। ठीक है। तो सर पहला चीज आपको क्लियर होना चाहिए दैट क्या बोलता है ये, दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। फर्स्ट क्लॉज आपको समझ में आया? क्या ये क्लॉज समझ में आया आप लोगों को? ये क्या हो गया? इज इट क्लियर? चलो, अभी खत्म नहीं होता ये टॉपिक। अब ये टॉपिक खत्म नहीं होता। अब सुनना ध्यान से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। सर क्या भारत, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या भारत एक कंप्लीट यूनियन है? बताना जरा। क्या भारत, मेरे वर्ड्स को सुनना, क्या भारत एक कंप्लीट यूनियन है? बताना जरा, क्या पता है क्या आप लोगों को? इंडिया इज अ कंप्लीट यूनियन एंड देयर इज नो फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत जो है वो कंप्लीटली यूनियन है और यहाँ पे कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी लोग जो बैठे हुए हैं, क्या मतलब किस लिए बैठे हुए हैं? मेरे स्टेटमेंट को सुनना, सही गलत बात की बात है। ठीक है, आपको आंसर देना है। ठीक है, सुनना ध्यान से। इंडिया इज अ कंप्लीट यूनियन एंड देयर इज नो फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत जो है वो कंप्लीट यूनियन है और भारत में कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। बताना फिर से आंसर आप लोग। समझ में आ गया? सर मैक्सिमम लोगों ने बोला ट्रू, मैक्सिमम लोगों ने बोला यस। भाई साहब आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर इज फॉल्स। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं ऐसा आप? तो सुनना ध्यान से। ब्रिटेन नामक देश का सुना है आपने? ब्रिटेन, सर वो कंप्लीट यूनियन है। वो कंप्लीटली यूनियन है सर। यूनियन का मतलब क्या होता है? सुनना, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है कि एक देश को चलाने वाला, जो कंप्लीट यूनियन होता है ना सर, कंप्लीट यूनियन, उसका मतलब होता है कि उस देश को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट चलाएगा।
उस देश को सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट चलाएगा, सिर्फ एक ही बंदे के पास कंप्लीट पावर रहेगा, और ऐसा है सर ब्रिटेन, ऐसा है हमारा ब्रिटेन, ठीक है, ऐसा है हमारा ब्रिटेन। अभी नहीं समझ में आया, अभी और समझाऊंगा, सुन लो, सुनिए ध्यान से। सर ब्रिटेन जो है वहां पे एक ही गवर्नमेंट है और वही गवर्नमेंट पूरा चला रहा है, पूरा चला रहा है सर पूरे ब्रिटेन को, ठीक है। तो वैसे मतलब सर यूनियन का मतलब कंप्लीट यूनियन जो होता है ना, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक देश है, ये मान लो एक देश है, ये देश में एक ही गवर्नमेंट है और ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ भी नहीं रहा, अपने पास ही पूरा पावर रखा है, मतलब सेंटर के पास ही पूरा पावर है, स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है कि सेंटर के पास ही पूरा पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। आप जिस भी राज्य में रहते होंगे उस राज्य का एक अपना गवर्नमेंट होगा, उस राज्य का अपने अपने लॉज होंगे। सर कहीं पे दारू बैन है, किसी जगह में आप एकदम खुला 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 पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। किसी राज्य में गुटखा बैन है, किसी राज्य में आप खुला खुला पियो। सर किसी राज्य में अगर आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के घूम गए तो आपको चप्पल से मारेगा सब, लेकिन किसी राज्य गोवा में जाके बैठो घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। तो सर भारत में सिर्फ सेंटर गवर्नमेंट का रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। लेकिन यूएसए अगर आप देखोगे ना, फेडरेशन का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से, फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि सर इक्वल डिवीजन होता है पावर का। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि पावर जो है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। आपने कभी सुना है कि यूएसए का दो नागरिकता लेना पड़ता है, यूएसए यूएसए वाले लोगों को दो नागरिकता लेना पड़ता है, एक स्टेट का नागरिकता और एक सेंटर का नागरिकता। मतलब किस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का नागरिकता लेना पड़ रहा है, और जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री का नागरिकता लेना पड़ रहा है, डबल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है सर, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रू फेडरेशन है, वो कंप्लीट फेडरेशन है, वो कंप्लीट फेडरेशन है, कंप्लीटली वो फेडरेशन है, ठीक है। लेकिन सर इसका प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो कि आपका नेवाडा नेवेडा राज्य में रहता है, सर वो वॉशिंगटन डीसी में नहीं रह सकता, उसको बहुत सारे क्लोज फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो नेवेडा का उसके पास सिटीजनशिप होगा, वॉशिंगटन डीसी का नहीं होगा। सर प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोगों को? और ट्रू फेडरेशन में क्या होता है सर कि सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर डिवीजन होता है, इक्वली पावर डिवीजन होता है। अब एक बात बताना कॉमन सेंस, आपको ये वाला ऑप्शन ए मतलब ट्रू फेडरेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ब्रिटेन वाला जो सिस्टम है ट्रू यूनियन, क्या अच्छा लग रहा है इन दोनों में से? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ट्रू ट्रू फेडरेशन अच्छा लग रहा है या फिर ट्रू यूनियन अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? सर आप लोग कैसे बोल रहे हैं ब्रिटेन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। सर ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लोग हमारे जो भी क्लास में सबको यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सबको यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मान लो सेंटर गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन जाहिर करती है, और मान लो कि ट्रू ट्रू यूनियन है, मान लो अभी कि ट्रू यूनियन है पूरे इंडिया में। वैसे ट्रू यूनियन बोल के कोई वर्ड नहीं होता, पर मीनिंग समझ में आना चाहिए। मान लो कि ट्रू यूनियन है पूरे इंडिया में, ठीक है, कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी संगठनात्मक शैली नहीं है, ठीक है, ट्रू यूनियन है। अब एक बात बताओ, सेंटर गवर्नमेंट जो केंद्र केंद्र का जो सरकार है वो एक नोटिफिकेशन जाहिर करती है कि यहाँ के जितने भी राज्य हैं, यहाँ के जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्य वालों को अब से बिजली मिलना बंद, बिजली मिलना बंद। और ये जितने भी राज्य वाले हैं इनको फॉरेन में जाके पढ़ाई करना बंद, इन सभी को मनरेगा का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, ये सही हो रहा है क्या? ये सही हो रहा है क्या? आप कर क्या सकते हो? आप ही ने तो बोला ना कि ट्रू यूनियन। आप ही तो चाहते हो कि देश में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट राज करे। आप ही तो चाहते हो ना कि इस राज्यों का कोई सरकारी नहीं हो। अब समझ में आ रहा है? सर ब्रिटिश राज जब होता था ना भारत में, तब ऐसा सिस्टम था। जब ब्रिटिश राज था भारत में तब ऐसा सिस्टम था, ठीक है। इस सिस्टम से प्रॉब्लम ये होता था सर कि जो स्टेट है, जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट तो चलो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लॉ बना दिया, लेकिन उस क्षेत्र का क्या हाल हो रहा है वो कौन समझेगा?
अगर उस क्षेत्र वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को कौन जाहिर करेगा सर? इसीलिए एक लोकल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट होना जरूरी है। क्या अभी भी आप लोग को ट्रू यूनियन बहुत अच्छा लग रहा है? बताना जरा। क्या अभी भी भारत में आपको ट्रू यूनियन ज्यादा अच्छा लग रहा है? तो ट्रू फेडरेशन कर दिया जाए क्या? क्या ट्रू फेडरेशन कर दिया जाए? प्रॉब्लम समझ रहे हो? आप लोग सोचो, बैठे आप लोग सोचो, आप लोग जस्ट सोचो कि इधर उधर का सबसे पहले तो इधर उधर स्टेट यूनियन वो सब हम लोग जानते ही नहीं अभी कुछ। अभी वो सब चीजें होती क्या है वो जानते ही नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उनका आंसर दें आप, ठीक है सर? सर एक बात समझो आप, एक बात समझो आप, क्या पूछ रहा था मैं? हाँ, एक बात समझो, क्या भारत में ट्रू फेडरेशन कर दिया जाए? अब देखो ट्रू फेडरेशन का खराबी क्या होगा, सुनना ध्यान से। ट्रू फेडरेशन का खराबी क्या होगा, सुनना ध्यान से, क्या खराबी हो। और ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं बता रहा हूं। ये इंटरव्यू में, मेंस में, कभी भी और कभी भी एग्जाम में, एमसीक्यू में भी घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। एमसीक्यू में भी घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। फॉर एग्जाम्पल सुनना, ट्रू फेडरेशन का मतलब मैंने क्या समझाया सर? कि भारत में इक्वल डिवीजन होगा सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के कुछ राज्य, लेट इट बी कि भारत में ट्रू फेडरेशन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा, ठीक है? अब सुनना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये साइन किया है बाहरी लोगों के साथ, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी था सर, कि हम लोग भारत में न्यूक्लियर का जो भी बम वगैरह है वो नहीं बनाएंगे, किसी भी देश को नहीं देंगे, फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा सेंटर गवर्नमेंट ने बाकी देशों के साथ ट्वीटी लिया, ठीक है? लेकिन यहाँ के जो राज्य हैं, ये राज्य बोल रहे हैं क्या कि नहीं, हम क्यों माने सेंटर का बात, हमारे पास तो इक्वल पावर है। ये बोलेगा कि नहीं, इक्वल पावर है मेरे पास, हम तो जाएंगे, हम तो न्यूक्लियर बम भी बनाएंगे, हम हम तो न्यूक्लियर ट्रेड भी करेंगे, हम न्यूक्लियर से बिजली भी उत्पादन करेंगे, सेंटर का हम क्यों सुने? अब एक बात समझो, आपको दिख रहा है स्टेट बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेव करने लगेगा। स्टेट एकदम अपने पावर को बहुत गलत गलत तरीके से यूज करने लगेगा। फील हो रहा है क्या आप लोग को? इस चीज को फील करें आप। मतलब सर, ना ट्रू फेडरेशन सही है, ना ट्रू यूनियन सही है। समझ मारा, ये चीज समझ मारा सभी को? वो उस चीज को समझे आप, वो प्रॉब्लम को समझे कि जो जिस प्रॉब्लम को हम हमारे फाउंडिंग फादर्स ने समझा। ना ट्रू फेडरेशन सही है, ना ट्रू यूनियन सही है। तो सर सही क्या है? सर सही क्या है? सर सही है थोड़ा यूनियन बनो और बहुत थोड़ा फेडरेशन बनो। ये क्या बोल रहे हैं आप? सर इंडिया इज नॉट अ ट्रू फेडरेशन, or you can say India is neither a true federation nor a true union, because India is a quasi federal, India is a quasi federal country with a unitary tilt, with a unitary tilt. Now what is the meaning of this? ये एक भाई साहब हुआ करते थे, केसी वियर, उनका ये कोट है। एग्जाम में ये कोट दे देगा, बोलेगा कि इसके बारे में लिख के बताओ ये कहना क्या चाहता है भाई साहब। सुनना, ये भाई साहब कहना क्या चाहते हैं, सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाजी फेडरल? क्वाजी फेडरल, क्वाजी का मतलब होता है फॉल्स, झूठा। क्वाजी का मतलब होता है फॉल्स, कभी भी क्वाजी पढ़े ना, उसका मतलब होता है झूठा। क्वाजी फेडरल मतलब भारत एक झूठा फेडरल दिखा रहा है सर, कंप्लीट फेडरल नहीं है। भारत जो है वो कंप्लीट फेडरल नहीं है, पर फेडरल स्ट्रक्चर है भारत में। और सर क्या भारत में यूनिटरी, यूनिटरी मतलब होता है सर यूनियन, यूनिटरी का मतलब यूनियन समझो, ठीक है? यूनिटरी टिल्ट, यूनिटरी का मतलब यूनियन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या भारत में क्या सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर है? नहीं, भारत में फेडरल भी है और यूनियन भी है। थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर है और बहुत सारा यूनियन का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या? भारत थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर को भी दिखाता है, लेकिन भारत का जो शिफ्ट है ना, भारत का जो टिल्ट है, भारत किसके ज्यादा ज्यादा किसके तरफ ज्यादा झुकाव रखता है सर? यूनियन सिस्टम की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है।
किसके तरफ ज्यादा झुकाव रखता है? यूनियन सिस्टम की तरफ झुकाव रखता है। सर इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ देखो ये है, शेड्यूल 7 सुना है कभी आपने? अनुसूची, 7वां अनुसूची क्या बताता है सर? क्या बताता है? क्या बताता है? डिवीजन ऑफ पावर। क्या बताता है? डिवीजन ऑफ पावर, कि सर पावर कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो शेड्यूल 7 ये बोलता है कि कुछ पावर जो है वो यूनियन के पास है, कुछ स्टेट्स के पास है, और कुछ कंकरेंट लिस्ट में है। अब एक बात बताओ, अगर भारत एक ट्रू यूनियन होता तो क्या कभी स्टेट्स को पावर देता? क्या कभी स्टेट को पावर देता? नहीं देता। अब एक बात बताओ, अगर भारत कंप्लीटली एक ट्रू फेडरेशन होता, कंप्लीटली एक ट्रू फेडरेशन होता, तो क्या, अगर आप देखेंगे ना, जो सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन के पास, मतलब यूनियन के पास जो पावर है ना वो ज्यादा है विथ कंपैरिजन टू स्टेट। स्टेट के पास पावर कम है। ठीक है, अगर आप कभी जाके खोलें देखें डिवीजन ऑफ पावर में जो 7वां अनुसूची है इसको खोल के देखेंगे, ठीक है, तो आपको फील होगा कि यूनियन में जो पावर्स हैं, यूनियन के पास जो पावर्स हैं वो ज्यादा है विथ कंपैरिजन टू स्टेट्स। अब एक बात बताओ, अगर भारत एक ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर होता तो यूनियन और स्टेट्स के पास क्या इक्वल पावर नहीं होते? यूनियन के पास, यूनियन के पास क्या ज्यादा पावर होता? सर कभी नहीं होता। समझ में आ रहा है डिफरेंस आप लोगों को? समझ में आ रहा है? मतलब सर दिस प्रूव्स दैट कि भारत एक कंप्लीट यूनियन भी नहीं है और एक कंप्लीट फेडरेशन भी नहीं है। भारत क्या है? भारत एक क्वाजी फेडरल स्टेट है, भारत एक क्वाजी फेडरल कंट्री है, बट उसका जो मेन टिल्ट है, वो जो झुकाव रखता है वो यूनियन की तरफ झुकाव रखता है। इसीलिए सर भारत में सेंटर गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को डिसाइड कर सकता है। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के, अच्छा एक बात बताओ, लॉकडाउन किसने लगाया? आपके स्टेट ने लगाया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया? जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट ने लगाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया? सर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया। मतलब सर सेंटर, सेंटर जो है वो यूनिटरी टिल्ट, देखो फील करो, फील करो, सेंटर जो है वो, जो हमारा जो देश है वो यूनियन की तरफ भी टिल्टेड है। क्यों? अगर नहीं टिल्टेड होता, अगर यूनियन को ज्यादा पसंद नहीं करता, यूनियन के पास ज्यादा पावर नहीं रहता, तो क्या यूनियन कभी भी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लॉकडाउन लगा सकता था पूरे देश में? नहीं लगा सकता था। इस चीज को समझें आप। सो आई होप, आई होप ये वाला जो कोट है, इस कोट का मतलब समझ में आया होगा आपको, दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री विथ यूनिटरी टिल्ट। आई डोंट नो आप लोगों में से क्या क्या नोट किया, क्या नहीं नोट किया। इसमें नोट करने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है, इसमें नोट करने के लिए बहुत कुछ था। आई डोंट नो आप लोगों ने क्या क्या नोट किया, क्या नहीं किया, पर नोट करने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, और थोड़ा बता दे, सुनो, सुनिएगा ध्यान से। तो अच्छे से मैं बता रहा हूँ, तीन चीज के बीच में डिफरेंस, एग्जाम में ये डिफरेंस आता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। सर एक है, क्या बताया मैंने, फेडरेशन। अब आप लोग से पूछूंगा मैं, ठीक है, फेडरेशन, और दूसरा है यूनियन। चलो फेडरेशन के बारे में बताओ। फेडरेशन में छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर बड़ा यूनिट बनाता है, कि बड़ा बड़ा यूनिट बड़ा यूनिट को तोड़ा जाता है? बताओ। फेडरेशन क्या होता है सर? ट्रू फेडरेशन क्या होता है? ट्रू फेडरेशन इज कमिंग टुगेदर टाइप। ट्रू फेडरेशन इज कमिंग टुगेदर टाइप, लिख सकते हैं हम लोग, कमिंग टुगेदर। ट्रू फेडरेशन का मतलब क्या होता है सर? कि छोटे छोटे हिस्से आके एक साथ मिल रहे हैं और एक बड़ा सा यूनिट बना रहे हैं। लिख सकते हैं हम लोग फेडरेशन में कि फेडरेशन इज अ कमिंग टुगेदर टाइप। ये कमिंग टुगेदर टाइप है, लिख सकते हैं सर? हाँ जी। लेकिन सर क्या यूनियन भी, ये जो यूनियन है, क्या यूनियन भी कमिंग टुगेदर टाइप है? बताना। नहीं सर, यूनियन इज नॉट कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है? कि छोटे छोटे यूनिट्स आके बड़ा यूनिट बना रहे हैं। यूनियन इज नॉट लाइक दैट। यूनियन इज लाइक होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डिंग टुगेदर? सब पढ़ा हुआ है आपने। सर भारत को छोटे छोटे हिस्सों में कार्व आउट किया गया ताकि
सभी जगह को अच्छे से होल्ड करके रखा जा सके, सभी जगह को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, उसको बोलते हैं सर होल्डिंग टुगेदर। इज इट क्लियर? मतलब एग्जाम में दो दो कथन आ गया, एक कथन में ये लिख दिया, एक स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि इंडिया इज होल्डिंग टुगेदर टाइप, इंडिया शोज द होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट सर, ट्रू फेडरेशन में क्या होता है ना कि जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, स्मॉल यूनिट्स जो है वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, स्मॉल यूनिट जो है ना वो एग्रीमेंट साइन करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन यूनियन में कभी भी कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं होता है। ये हमारा भाईचारा है, ये हमारा फ्रेटर्निटी है कि हम लोग साथ हैं, ये हमारा भाईचारा है कि हम लोग साथ हैं, यहाँ पे कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट सर, ट्रू फेडरेशन का एक एग्जांपल बता दो आप। तो ट्रू फेडरेशन का एग्जांपल आपको यूएसए मिलेगा। ठीक है, और भारत तो भैया यूनियन है ही, भारत तो यूनियन है ही। अब नाउ एक चीज, भारत को हम लोग कभी भी फेडरल नहीं बोलते हैं, कभी भी हम लोग फेडरेशन नहीं बोलते हैं। किस लिए नहीं बोलते हैं? क्योंकि सर झुकाव ज्यादा किधर है, झुकाव ज्यादा यूनियन की तरफ है, इसलिए हम लोग इसको यूनियन बोलते हैं। लेकिन क्या ये कंप्लीट यूनियन है? नहीं साहब, एकदम मार कर लेना, जो भी बोलेगा ना कंप्लीट यूनियन मार कर लेना। चलो नेक्स्ट सर, एक बात बताओ, ट्रू फेडरेशन में जो स्मॉलर यूनिट था, जिस स्मॉलर यूनिट से पूरा बड़ा वाला यूनिट बना था, क्या स्मॉलर छोटा वाला यूनिट को तोड़ा जा सकता है? स्मॉलर यूनिट्स आर डिस्ट्रक्टेबल और इनडिस्ट्रक्टेबल, फेडरेशन की बात कर रहा हूं मैं सर, नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, दैट मीन्स इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि स्मॉलर यूनिट आर नॉट, आर इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, चलो, जो लार्जर यूनिट था या फिर बिगर यूनिट था या फिर जो कंट्री था, क्या वो कंट्री डिस्ट्रक्टेबल है? क्या कंट्री को तोड़ा जा सकता है? बताना, क्या उस कंट्री को तोड़ा जा सकता है? नो सर, इट इज ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल, इट इज ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल, इट इज ऑल्सो इनडिस्ट्रक्टेबल। नेक्स्ट सर, यूनियन में बताना, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, क्या स्मॉलर यूनिट्स को तोड़ा जा सकता है? हाँ सर बिल्कुल, तोड़ दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ दो। पंजाब काट के हरियाणा बना दो, हिमाचल प्रदेश बना दो सर, झारखंड, झारखंड बिहार को अलग अलग कर दो, छत्तीसगढ़ बना दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या बिगर यूनिट्स को तोड़ा जा सकता है? जो बिगर यूनिट है, जो बड़ा सा देश है, क्या वो तोड़ा जा सकता है? नो सर, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सर, यूनियन ऑफ इंडिया जो है, क्या वो कंप्लीट यूनियन है या फिर क्वाजी फेडरल है विथ अ यूनिटेड टिल्ट? तो सर वो कंप्लीट यूनियन नहीं है, इट इट शोज क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटेड टिल्ट। ठीक है, क्लियर सभी को? फेडरेशन और यूनियन के बीच में कभी भी अब मार होगा तो आई होप आप लोग कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में तैयारी करते हैं ना, वो कभी मेंस का क्वेश्चन खोल के देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पिछले बार जब मैं पढ़ा रहा था तब मेरे को ये चीज मिला था। ठीक है, होगा तो मैं वो क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ। ठीक है, वो आपको दिखेगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है पर दिखेगा आपको मेंस में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फिडरेशन? एक नया वर्ड देखने को मिलता है सर, कन्फिडरेशन। आप कभी पढ़ाई लिखाई करोगे ना, कन्फिडरेशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट, उस वक्त क्या बोलेगे, अरे मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं कि फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इतने पता है, कन्फिडरेशन बताया नहीं। तो सुना कन्फिडरेशन क्या होता है? कभी आपने यूरोपियन यूनियन सुना है? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, सबका एक कॉमन करेंसी है यूरो, सुना है? सर, यूरोपियन यूनियन इज एन एग्जांपल ऑफ कन्फिडरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कन्फिडरेशन? सुनना ध्यान से, जब छोटे छोटे यूनिट्स, जब छोटे छोटे यूनिट्स, जब छोटे छोटे यूनिट्स आके एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक बड़ा यूनिट बनाते हैं,
छोटे छोटे यूनिट्स आए और मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे यूनिट्स आए और मिलके एक बड़ा यूनिट बनाए, लेकिन ये जो बड़ा यूनिट है ना, इट इज डिस्ट्रक्टेबल, ये तोड़ा जा सकता है, परंतु दिस स्मॉलर यूनिट्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, ये छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन बड़ा यूनिट तोड़ा जा सकता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग कॉन्फेडरेशन कहते हैं। आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि यूरोपियन यूनियन से ये वाला देश बाहर निकल गया। कैसे बाहर निकल गया? क्योंकि सर बड़ा वाला यूनिट जो है ना, इट कैन बी ब्रोकन, इट कैन बी डिस्ट्रक्टेड, वो डिस्ट्रक्टेबल है, वो तोड़ा जा सकता है, बट द स्मॉलर यूनिट्स कभी तोड़ा नहीं सकता। क्लियर? और सब कोई वॉलेंटरली आते हैं, कोई किसी पे फोर्स नहीं करता कि नहीं तुमको भी आना ही पड़ेगा हमारे साथ, सब वॉलेंटरली आता है। क्लियर है? क्या आपको समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको कॉन्फिडेशन का मतलब नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो। तो अनुच्छेद 1 का पढ़ रहे थे हम लोग। आई होप सब क्लॉज 1 आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट चीज है आपका आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 ये क्या बोलता है? द स्टेट्स एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। मतलब सर भारत में जितने भी राज्य हैं या फिर उनके जितने भी क्षेत्र हैं, वो हमारा पहला अनुसूची में लिखा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये चीज भी एग्जाम में पूछते हैं कि भारत में जो राज्य है या फिर उनके जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, वो किस अनुच्छेद में, वो किस अनुसूची में लिखा गया है। ठीक है, वो किस शेड्यूल में लिखा गया है? तो पहला शेड्यूल में लिखा गया। इज इट क्लियर? मतलब एग्जाम में पूछेगा कि स्टेट से रिलेटेड फर्स्ट कौन सा शेड्यूल है सर, वो है पहला अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट सर, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 देखना। आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? ये बोलता है सर कि जो टेरिटरी वर्ड है, जो क्षेत्र है, ये जो वर्ड है भारत के क्षेत्र या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें क्या स्टेट आता है सिर्फ? इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश आता है या फिर और क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का मायने क्या है, भारत के क्षेत्र का मायने क्या है एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में सर 3 चीजें आती हैं। आज सुन लेना, टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें? फर्स्ट, राज्य, मतलब भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 3 चीजें आएंगी। एक होगा राज्य, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा होगा वो जगह जिसको भारत एक्वायर करेगा, वो जगह जिसको भारत अधिग्रहित करेगा फ्यूचर में। ठीक है, अधिग्रहित कर रहा है या फिर करेगा, वो जगह भी भारत के टेरिटरी में आएगा। ठीक है, तो जो वर्ड है सर टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज अ वेरी लार्ज वर्ड, इट इज अ वेरी बल्की वर्ड। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है राज्य, पहला आएगा आपका राज्य, दूसरा आएगा केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा आएगा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन सम टाइम इन द फ्यूचर। इज इट क्लियर? समझ में आया? सर स्टेट जो है, स्टेट जो है यहाँ पे आपको फेडरल स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ पे आपको फेडरल स्ट्रक्चर दिखता है। फेडरल मतलब यहाँ पे यूनियन का भी बस चलेगा, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का भी बस चलेगा और स्टेट गवर्नमेंट का भी बस चलेगा। ठीक है, स्टेट्स राज्य में क्या होता है सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बस चलता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी बस चलता है। यूटी, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे कोई भी फेडरल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र का शासन चलता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना शासन चलाती है, और बाकी ये जो एक्वायर किया जाएगा वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ केंद्र का शासन चलता है। ठीक है सर, समझ में आया? मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, सुना ध्यान से, बताना आंसर मुझे। कहाँ चला गया भाई? एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए कि भैया एक बात बताओ, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र का डेफिनेशन, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। एज पर द डेफिनेशन, भारत का क्षेत्र या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूटी यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। क्या ये सही कथन है? उसे झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ बोल रहा है। समझ में आया?
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आई होप आर्टिकल 1 समझ में आया आप लोगों को। एक एक विचार जरूर करना, जो भी मैंने आपको बताया है, रिकॉर्डिंग एक बार सुनना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एक विचार जरूर करना इस चीज़ के ऊपर जो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये नया चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी वक्त पे। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप।